गुड मॉर्निंग अभिमन्यु। आई एम श्योर आपने कल का डिबेट देखा होगा, यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो आप तो काफी पॉलिटिक्स को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, और जैसा मुझे पता है कि आप पिछले 20 साल से देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। तो 20 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कल का डिबेट? धन्यवाद सौरभ। तो जो डिबेट आज सुबह हमने देखी इंडियन टाइम के हिसाब से, वो काफी निराशापूर्वक रही। 20 सालों से जो मैं डिबेट देख रहा हूँ उसके हिसाब से कुछ ऐसा सब्सटेंटिव नहीं बोला गया डिबेट के अंदर। तू मैं काफी ज्यादा हुई इन डिबेट्स की। जस्ट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। अगर आप बात करें से 1976 से, तो 1976 से अब तक जो डिबेट्स हुई हैं उसके अंदर अगर आप देखें, जो डिबेट्स में नॉर्मली जो आदमी जीतता है वो टिपिकली आगे जाके जो है वो नहीं जीतता है नॉर्मली, ऐसा हमने देखा है। सिर्फ 2 बारी ऐसा हुआ है कि इन डिबेट्स के अंदर जो पहली डिबेट जीता है वो आगे जाके प्रेसिडेंट बना है। तो बहुत 76 में जैसे फोर्ड जो थे वो जीते थे डिबेट, तो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर बने थे 76 में। 80 और 84 के अंदर रोनाल्ड रेगन थे, लेकिन डिबेट्स के अंदर वो नहीं जीते थे, दो वो काफी अच्छे बात करते थे। जॉर्ज बुश सीनियर जो थे वो जीते थे 88 में इलेक्शन। दुकाकिस जो थे वो पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट जीते थे। उसके बाद रॉस परट जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो बहुत ही अच्छा किए थे, अगर आपको याद होगा 1992 में, तो वो 2 डिबेट्स जीते थे गैलप के हिसाब से। बिल क्लिंटन सिर्फ दूसरी जीते थे, तो उसमें भी बिल क्लिंटन जीते थे। 96 में बिल क्लिंटन दोनों डिबेट अच्छा जीते थे और फिर भी वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर 2000 की बात करें तो फिर जॉर्ज बुश फर्स्ट डिबेट नहीं जीते थे पर प्रेसिडेंट बने। फिर कैरी जो है वो तीनों डिबेट बुश के सामने जीते थे पर फिर भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। और 2008 में बात किया जाए तो ओबामा तीनों डिबेट जीते थे और फिर प्रेसिडेंट बने, और ओबामा पहला 2012 का डिबेट नहीं जीते थे पर बाकी 2 जीते थे और फिर भी वो प्रेसिडेंट बने। तो ओबामा और बिल क्लिंटन ऐसे 2 लोग ही हैं जो डिबेट पहला जीते थे और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टिपिकली ये डिबेट्स के अंदर काफी जो पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के बारे में, उसके बारे में बात की जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रो वर्सेस वे करके एक यूएस में अबॉर्शन राइट से रिलेटेड है। उसके बारे में हर प्रेसिडेंशियल डिबेट में तब से हर साल हर प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। रेसिज्म पे डिबेट होती है, इस बारी भी उस पे डिबेट हुई। और ओवरऑल इकोनॉमी कैसा है उस पे डिबेट होती है, और इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं उस पे डिबेट होती है। इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नॉर्मली डिबेट्स के अंदर थोड़ा सा रहता है ओबामा, जैसे ओबामा केयर जो है विच इज मोर ऑन द हेल्थ केयर साइड, उसका कैसा प्रोग्रेस है, तो वो एक चीज है जो डिबेट में महत्वपूर्ण हुआ है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए, क्योंकि तू मैं बहुत ज्यादा हुई इस डिबेट में, बिल्कुल ये प्रेसिडेंशियल नहीं था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस तरीके से लड़ाई चल रही थी। और जैसा हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है काफी अग्रेसिव हैं, और हमने ये देखा कि जो बाइडेन ने भी ट्राई किया बीच में थोड़ा सा अग्रेशन दिखाने को, लेकिन उतना जितना नहीं कर पाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे कि जो मिडिल अमेरिकन है, जो सेंट्रिस्ट हैं, वो उनके साथ आए, वो आना मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण इशू थे जैसे वाइट सुप्रीमिस्ट के, उसके बारे में उन्होंने बात करने से, उनको कंडेम करने से इन अ वे मना कर दिया। दूसरा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इस डिबेट की। एक चीज जो क्लियरली लग रहा है अभी तक, अगर आप देखें तो बाइडेन की कुछ 6.5 पॉइंट्स की लीड है परसेंटेज वाइज रिलेटिव टू ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि जो पोस्टल बैलेट है उसको उनको लगता है फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको पता हो तो 8 स्टेट्स और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये सब जो है पोस्टल बैलेट अलाउ कर रहे हैं। तो ट्रम्प को लगता है कि उसमें काफी फ्रॉड हो सकता है, और अगर पहले नाइट 3 नवंबर को अगर वो जीते इलेक्शन, तो वो इलेक्शन का रिजल्ट माने भी ना, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर इंटरवीन करे।
वेरस बाइडन जो है वो इस बारे में कह रहे हैं कि वो जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसको मानेंगे जब फुल काउंटिंग होगी। अगर आपको ध्यान होगा तो एक बारी जब एल गॉर खड़े हुए थे 2000 में, तो फ्लोरिडा के अंदर बहुत झगड़ा हुआ था वोट्स को लेके। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले नाइट को नहीं हो पाया था, कुछ दिन लगे थे कि जो पोस्टल बैलेट है उसके अंदर एक कई वर्ड्स थे, डिम्पल चैट ऐसे करके वर्ड्स थे कि वो जो पंच किया है वो ढंग से किया है कि नहीं। तो काफी ऐसे इशू हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे अभी लग रहा है कि बाइडन जीत जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी शुरू के कुछ दिनों में, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ना माने और उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि वो स्टैंड बाय पे खड़े रहें और क्लियरली उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वो जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक काफी सीरियस इशू हो सकता है। तो अगर हम पॉइंट्स पे बात करें तो ब्रॉड पॉइंट्स किस पे मतलब आपने काफी तो बोल दिया है, बट जो महत्वपूर्ण हम टेक अवे बोलेंगे इस डिबेट का क्या हो सकता है? तो महत्वपूर्ण टेक अवे ये है कि जो ओबामा केयर है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन रहता है जिससे भारत पे भी इनफैक्ट फर्क पड़ सकता है। हाँ। काफी जो इंडियन कंपनीज हैं वो यूएस में सप्लाई करती है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का मानना है कि ओबामा केयर को रिपील करना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपको पता होगा, कि केस भी चल रहा है वहाँ यूएस सुप्रीम कोर्ट में। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बाकी देशों से सस्ते में मेडिसिन लेके आएंगे लोगों को फायदे के लिए। तो मुझे लगता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये इलेक्शन जो है उसके बाद ग्रोथ काफी तेज पकड़ सकती है। यूएस एफडीए ऑलरेडी थोड़ा लीनियंट हो गया है इंडियन कंपनीज के साथ, और इतना आसान नहीं है कि यूएस के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब विद रिगार्ड टू कोविड, क्लियरली जो समझ आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनी रैलीज के अंदर 30 से 35,000 लोगों को लेके जाते हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली कोविड का रिस्क बढ़ रहा है। यूएस एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट 4%, पर कोविड केसेस में लगभग 25% ऑफ ओवरऑल ग्लोबल कोविड केसेस आर इन यूएस। तो क्लियरली वहां पर जो लोग हैं वो इतना ध्यान नहीं बरत रहे। उसकी वजह से मुझे लगता है कि वहां पर हाई रिस्क है लोगों की डेथ का। आगे जाके अभी मेरे ख्याल से 2,80,000 के करीब लोग मरे हैं। आगे जाके और वो नंबर बढ़ सकता है। अगर बाइडन आए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो ढीलें इतनी जल्दी से दी जा रही हैं वो थोड़ी कम होंगी। इंटरनेशनल सफेयर के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ग्लोबल जो अलायंस है यूएस का, जिसमें बाकी देशों को साथ लेने की जो यूएस की नॉर्मली ट्रेडिशन रही है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद टूटी थी, वो मुझे लगता है वापस आ सकती है अगर जो बाइडन वापस आए। बट ये जो समय है नवंबर से लेकर जनवरी का, तब तक इनॉग्रेशन होता है नॉर्मली, वो काफी क्रिटिकल हो सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो देखिए क्या होता है। ऑन टर्म्स ऑफ इश्यूज, हेल्थ केयर इज द मेन थिंग, और काफी चीजें जो है वो नॉन इकोनॉमिक रिलेटेड है, जैसे कि वहां पर यूएस में अभी एक जज की नियुक्ति होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन में प्रेसिडेंट के आने से पहले ही करना चाहते हैं ताकि कंजर्वेटिव आदमी रहे। तो ऐसा कई महत्वपूर्ण डोमेस्टिक इश्यूज हैं। पर लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिकियों के लिए ये जो डिबेट थी ये काफी शर्मनाक थी इन द वे जैसे कंडक्ट किए गई, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई। जो मॉडरेटर थे क्रिस वॉलेस, वो उनका कोई कंट्रोल नहीं था इस डिबेट के ऊपर। तो लगता है कि इतना जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट गया ये पर्टिकुलर डिबेट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रियल कहाँ पर अमेरिका आगे जाके स्टैंड करेगा। आपने भारत के लिए अगर हम देखें, आपने फार्मा के बारे में बात किया, और भी कोई सेक्टर्स के बारे में बात हुआ या काफी उस लेवल तक डिबेट नहीं गया? चाइना के साथ संबंध किसके अच्छे रहेंगे, अगर उससे हमें कैसे इम्पैक्ट होगा, जो बिडेन आ जाते हैं तो क्या होगा, उस तरीके का कुछ थॉट प्रोसेस है आपका? मुझे क्लियरली लगता है कि अगर जो बाइडन आएंगे तो चाइना के साथ यूएस के रिलेशनशिप थोड़े बेहतर होंगे जरूर। क्योंकि जो चाइना है वो नॉर्मली अभी के इलेक्शन के टाइम में तो ऑब्वियसली जो बाइडन चाइना के अगेंस्ट बात करेंगे, क्योंकि पूरा देश
पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाइना के अगेंस्ट है, जिस तरीके से कोविड की वजह से पूरे विश्व दुनिया में आहत हो रही है, लोग मर रहे हैं। बट क्योंकि जैसे मैंने बोला वो ज्यादा जो बाइडन एक नई नहीं है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस रीजन से मुझे लगता है कि जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ वो बिल्कुल यूएस के इम्प्रूव हो सकते हैं जो बाइडन की आने की वजह से। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे अगर कोहेसिवनेस, कलेक्टिव लीडरशिप ज्यादा रहेगी तो मुझे लगता है सबका फायदा होगा। अगर ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, तो अगर यूसी के यूएस इकोनॉमी मार्केट जो है वो काफी गिरता है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जहाँ तक कि आईटी कंपनीज का सवाल है, तो उसके अंदर अभी हमने देखा है कि सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इतना आसान नहीं है यूएस के अंदर ही दूसरे लोगों को लाके काम करना, और अभी तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर धीरे-धीरे शुरू हो रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पे बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली वीज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चलते थे, पर देख इतने महीनों से अब वीज़ा नहीं दिया जा रहा है कोविड की वजह से, पर हमने आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल रही है, स्टॉक्स भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके अंदर कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं दिखेगा आगे जाके। सो इन शॉर्ट, अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा-सा फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल थिंग्स विल बी मोर पॉजिटिव रिलेटिव टू डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा री-इलेक्शन होने के बाद। तो निवेशकों के लिए आपका क्या राय है? तो निवेशकों के लिए ये राय है कि अगर वो सोचते हैं कि कि यूएस इलेक्शन जो है उसकी वजह से उनको रुकना चाहिए निवेश करने के लिए, और फिर उसके बाद उनको सब ठीक मिलेगा। मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम अभी बाकी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से जो स्टॉक देखना है वो देखिए। काफ़ी सेक्टर्स के अंदर अभी ग्रोथ आनी शुरू हो रही है कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद। तो मुझे लगता है उन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, चाहे वो टेलीकॉम के अंदर से भारती एयरटेल हो, उसको देखिए स्टॉक को, चाहे कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो वो वाले स्टॉक्स के अंदर अपनी पकड़ बना के रखिए। और जो फार्मा के सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिनको बहुत अच्छा फिलिप मिल रहा है अभी मार्केट से भी और डिमांड के हिसाब से भी, उन पे भी अपना निवेश जो है उसको बरकरार रखें। धन्यवाद अभिमन्यु। आगे हम यूएस इलेक्शंस फॉलो करेंगे और इसका भारतीय बाजार पे कैसे असर करता है हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।